हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th के मैथ के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम 11th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट समुच्चय, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सेट्स, लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मोस्टली इसके क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो ये बिल्कुल भी आपको टफ़ नहीं लगने वाला, बहुत इजी है। बस आपको समझना है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। समुच्चय। तो पहला टॉपिक है समुच्चय और उनका निरूपण, कि समुच्चय क्या है और उनको किस तरीके से डिनोट किया जाता है। तो समुच्चय का मतलब है किसी विशेष वस्तुओं का संग्रह। ठीक है, जैसे कि मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास, तो आप क्या करेंगे, जो भी उसके उपन्यास होंगे वो आप एक साथ लिख लेंगे। तो ये क्या बन गया, मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों का एक संग्रह बन गया, एक ग्रुप बन गया। ऐसे ही जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का संग्रह, ऐसे ही मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का संग्रह। तो इन्हीं संग्रह को हम बोलते हैं समुच्चय। ठीक है, तो अब मैंने कहा मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास, तो आप मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास को जब लिखेंगे तो उनको आप बंद कर देंगे करली ब्रैकेट के अंदर। तो ये जो आपने एक मतलब संग्रह कलेक्शन तैयार किया है, उसको एक नाम दे देंगे। तो इस तरीके से संग्रह को या समुच्चय को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो भी आप समुच्चय का नाम देंगे वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। दूसरी बात, जो भी उस समुच्चय के अंदर एलिमेंट्स हैं उनको मझले ब्रैकेट के अंदर ही बंद किया जाएगा, ना ही राउंड ब्रैकेट का यूज़ किया जाएगा और ना ही रेक्टेंगुलर ब्रैकेट का यूज़ किया जाएगा। केवल करली ब्रैकेट, मझला कोष्ठक का ही यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो अब किसी समुच्चय को हम लिखते हैं। हमने लिखा समुच्चय बी अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय है। तो हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है। समुच्चय बी नाम दे रखा है बी, ये हो गया। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, और तो कोई स्वर होता नहीं है अंग्रेजी वर्णमाला का। और मझले ब्रैकेट के अंदर इसको बंद करना ना भूलें। तो ये बन गया एक सेट। ठीक है, ऐसे ही भारत की नदियों का समुच्चय, अगर समुच्चय का नाम दिया है तो ठीक है, अदरवाइज आप कुछ भी नाम ले सकते हैं, लेकिन जो भी आप नाम लिखेंगे कैपिटल होना चाहिए। ये रूल है समुच्चय का। ऐसे ही जो एलिमेंट होंगे, अगर आपको एलिमेंट नहीं दिए हुए, जैसे कि हमने कह दिया अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय, तो जितने भी लेटर बनेंगे वो सब स्मॉल होंगे। तो ये बी हो गया समुच्चय, और ये हो गए समुच्चय के एलिमेंट्स, अवयव। ये कुछ भी हो सकते हैं, भारत की नदियाँ भी हो सकती थी। तो अगर हम भारत की नदियों का समुच्चय बनाते तो जो भी अब नदियों का नाम लिखते, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, गोमती, तो ये सब क्या थे, समुच्चय थे। भारत की नदियों का बंदा, भारत की नदियों के वो सब भारत की नदियाँ थी। तो जो भी आपने ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया वो अवयव कहलाएंगे, एलिमेंट कहलाएंगे। ये सदस्य भी बोलते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन नाम जो है वो है अवयव, इंग्लिश में एलिमेंट्स। ठीक है, दूसरी बात,
इनके सीक्वेंस का कोई असर नहीं पड़ता। मतलब आप चाहें तो ओ को भी पहले लिख सकते हैं, ई को भी पहले लिख सकते हैं और यू को भी पहले लिख सकते हैं, लेकिन रहेंगे 5 के 5 ही, आगे पीछे हो सकते हैं। किसी ने आई लिख दिया पहले, उसके बाद किसी ने ओ लिख दिया, उसके बाद किसी ने ए लिख दिया, लेकिन जो भी आप लिखेंगे ए ई आई ओ यू में से ही होंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो ये हो गया समुच्चय की डेफिनेशन, जो मैंने लिखवाई नहीं, केवल बोली है। और ये हो गया उनका रिप्रेजेंटेशन कि किस तरीके से शो किया जाता है। तो मैं लिख देता हूँ, समुच्चय को हमेशा बड़े अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। तथा इसके अवयवों को छोटे अक्षरों से दर्शाया जाता है। ठीक है, और ये आप याद रख लीजिए कि सीक्वेंस से कोई असर नहीं पड़ता। तो ये हो गया ये टॉपिक। ठीक है, अब हम कुछ नोटेशन पढ़ेंगे कि सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, सभी पूर्णांकों का समुच्चय। तो अगर ऐसा कुछ आता है तो आप यूनिवर्सल जो नोटेशन है वही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने लिखा कैपिटल एन, तो कैपिटल एन हमेशा एन फॉर नेचुरल, नेचुरल की हिंदी प्राकृत या प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, चलिए आर फॉर रियल, रियल मीन्स वास्तविक, तो आर के अंदर क्या आएंगी? सभी वास्तविक संख्याएं। ठीक है, अब सपोज करिए कि हमें केवल धनात्मक वास्तविक संख्याएं चाहिए, या क्वेश्चन में धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दिया है, और इस केस में वास्तविक में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ रहे हैं, लेकिन आपको कौन सी संख्याएं सिलेक्ट करनी है? पॉजिटिव। तो उसके लिए हम शो करेंगे आर प्लस। तो प्लस का मतलब क्या हुआ कि रियल नंबर केवल पॉजिटिव ही लिए जाएंगे, तो लिख दिया धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ऐसे ही पूर्णांक में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएंगे, लेकिन हमें चाहिए पॉजिटिव, तो लिख देंगे जेड प्लस। ऐसे ही रेशनल नंबर सारे पॉजिटिव नेगेटिव क्यू के अंदर आएंगे, लेकिन हमें केवल धनात्मक चाहिए, तो लिख देंगे क्यू प्लस। ठीक है, तो अगर प्लस नहीं है तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएंगे, और यदि केवल आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो उसमें ऊपर की तरफ प्लस आप लगा देंगे। तो अगला टॉपिक है समुच्चय को निरूपित करने की विधियां, कि समुच्चय को हम किस किस तरीके से शो कर सकते हैं। तो दो मेथड होते हैं, पहला है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, और दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो मैंने एग्जांपल लिया था, ये है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। तो जो भी एलिमेंट उसके अंदर आएंगे पर्टिकुलर सेट के अंदर, उन सबको लिखना। ठीक है, और खाली उसकी प्रॉपर्टी लिखना, उसे हम बोलेंगे समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, तो देखिए अब इसी एग्जांपल को हम रोस्टर रूप में भी लिखेंगे और समुच्चय निर्माण रूप में भी लिखेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि इसमें होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन यही होगी, रोस्टर रूप में समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। ठीक है, और जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको अलग अलग किया जाएगा कॉमा लगा के, बस। लेकिन डेफिनेशन तो पूछेगा नहीं, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। तो हम पहले बात करते हैं रोस्टर या सारणीबद्ध रूप।
रोस्टर रूप। तो रोस्टर रूप में मुझे लिखना है अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। उदाहरण, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। ये कॉमन है दोनों के लिए, रोस्टर के लिए भी और समुच्चय निर्माण के लिए भी। तो मैंने सेट ए मान लिया, तो ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर पहले सोचते हैं कौन कौन से होते हैं। सोचेंगे तो याद आएगा कि ए ई आई ओ यू होते हैं, लिख दिया हमने। तो ये हो गया रोस्टर रूप। अब दूसरी बात करते हैं समुच्चय निर्माण रूप। तो हमने यहाँ भी सेट ए ही लिया, तो हमने इन सारे एलिमेंट्स को x मान लिया। x के अंदर ही सारे एलिमेंट आ गए। सच दैट इस तरीके से है, इसको हम बोलते हैं इस प्रकार है। कोई एलिमेंट x है वो इस प्रकार से है, सच दैट x जो है क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो आपने क्या किया, पूरे एलिमेंट ना लिख के उनकी प्रॉपर्टी लिख दी। x कोई एलिमेंट है, कोई एलिमेंट x लिख दिया। इस तरीके से है कि x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अब मान लो ये नदियाँ ही होती, गंगा यमुना सरस्वती, तो यहाँ एग्जाम्पल होता भारत में बहने वाली सभी नदियों का समुच्चय। तो आपको पहले सारी नदियों के नाम लिखने होते, तो ये होता रोस्टर रूप। अब आपको समुच्चय निर्माण रूप लिखना है, तो हमें कितनी भी नदियाँ हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो केवल उस प्रॉपर्टी को लिखना है। तो प्रॉपर्टी क्या है, भारत में बहने वाली नदी। तो x लिख दिया हमने, सच दैट, और x क्या है, यहाँ लिख देंगे भारत में बहने वाली एक नदी है। ऐसे ही एग्जाम्पल है मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास। तो यहाँ तो आप लिखोगे सारे उपन्यासों के नाम, और समुच्चय निर्माण में क्या लिख दोगे, x सच दैट x मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक उपन्यास है, बस। तो ये लिखना बहुत आसान पड़ता है, ये थोड़ा टफ पड़ता है, मतलब सोचना पड़ता है इसमें। तो इसमें आप आराम से लिख सकते हैं प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब अगले टॉपिक को समझाने के लिए मैं इसी को लिखता हूँ। ए क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। अब मैंने लिखा, मुझे ये देखना है कि क्या आई ए के अंदर है, क्या ये आई इस लिस्ट में है। और ये लिस्ट क्या है, समुच्चय ए। तो इस चीज को ऐसे लिखेंगे, आई ए से संबंधित है। तो ये संबंधित है का निशान है, बिलोंग्स टू, वो इंग्लिश में बोलते हैं बिलोंग्स टू, और इसे बोलते हैं एप्सिलॉन। अब मैंने पूछा कि ओ ए में ए से संबंधित है, इसको लिखिए। तो मैं क्या लिखूंगा, ओ बिलोंग्स टू ए। यू भी बिलोंग करता है, बिलोंग टू ए। अब मैंने लिखा बी, क्या बी इस समुच्चय ए को बिलोंग करता है, नहीं करता। तो हमने लिखा बी नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये सिंबल शो करता है बिलोंग्स टू को, और ये सिंबल शो करता है नॉट बिलोंग्स टू। जैसे कि इक्वल टू को हम क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, और नॉट इक्वल टू में एक कट मार देते हैं। तो ऐसे ही कट यहाँ लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा।
यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको तुरंत मिल सकें। और यदि ये आपको पसंद आया है तो उसको लाइक करना ना भूलें, शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स को। और अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन गुड बाय।